हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और आज हम लेकर के आए हैं द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र है, कक्षा 12, विषय गणित है हमारे पास। ठीक है, आज 26 तारीख का ही है ये, और इसका सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। क्या कौन से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बहुत ही बेहतर जानकारी हम देंगे। जहाँ जैसे जैसे आपके पास आंसर्स होंगे तो वीडियो पर बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी प्रश्नों का हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं, किसका कौन सा आंसर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम देखें। कहता है यदि क्यों जीरो पर यानी एक अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, उस पर एक संख्या स्टार ए गुणा बी के द्वारा परिभाषित है। किस प्रकार से है? ए बी बाई 4। तो ए गुणा लिख रखा है, ये स्टार आएगा। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू जीरो द्वारा परिभाषित है। तब स्टार का तस्मक अवयव क्या होगा? भाई तस्मक अवयव को हम ई से लिखा करते हैं, और क्या होना चाहिए? ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या लगा दीजिए, बी की जगह ई पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? ए ई अपॉन 4 इक्वल टू ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड प्रश्न में कह रहा है आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संख्या क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय होने के लिए देखिए आपको ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए मिल जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो क्रम विनिमय कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो देखिए ए स्क्वायर बी है, उल्टा करेंगे तो ये बी स्क्वायर ए हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ए की घात बी है, उल्टा करेंगे तो बी की घात ए होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें फिर से ए स्क्वायर बी आ गया है, पहला वाला ऑप्शन ही है, तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। लास्ट वाले में देखिए ए बी में आप चेंज करेंगे बी ए बनेगा, और इस ए बी में भी आप चेंजिंग करेंगे तो ये बी ए। तो ए की बात होती है, दोनों सेम ही है, तो आपके पास ऑप्शन डी यानी द आ जाएगा। तो द यहाँ पर है और बच्चों ए यहाँ पर है। चलिए थर्ड की बात करते हैं। एक एफ एक्स एक मैट्रिक्स दी गई है, कह रहा है तब एफ एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? बुक का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। आप एक्स की जगह पर वाई पुट करेंगे तो एफ वाई बन जाएगा, यानी सभी जगह पर यहाँ पर वाई आ जाएगा। और फिर आप एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई करके देखना, आपके पास एफ एक्स प्लस वाई प्राप्त हो जाएगा। तो बुक का सीधा सा क्वेश्चन है सिद्ध करने का, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, कराया जा चुका होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन से सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन वाई है, तो एफ वाई का मान बताइए। भाई आप यहाँ से सबसे पहले वाई को निकालिए। वाई कितना मिलता है आपको? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। आप इस वैल्यू को उठा करके एफ वाई यानी जो फंक्शन है एक्स, एक्स की जगह पर वाई रखेंगे तो क्या होगा? आप वहाँ पर वाई पुट करेंगे तो एफ वाई इक्वल टू वाई अपॉन y माइनस 1 बनेगा। अब आप इस y की जगह ये x की वैल्यूज रख दीजिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स। आप यहाँ पे रख करके x माइनस 1 अपॉन एक्स, और नीचे भी x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और आप इसे सरल करेंगे तो आपको ये वैल्यू 1 माइनस एक्स मिल जाएगी, यानी ऑप्शन द सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखें हम। पाँचवें में कहता है एक मैट्रिक्स ए मिली है, एक अन्य मैट्रिक्स बी मिली है, दोनों का क्रम 3/3 क्रम है। तो कह रहा है ए प्लस बी कितनी होगी? संगत अवयवों को जोड़िए, एक में 0 जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, एक तीनों में ही आ रहा है, ऑप्शन तीनों ठीक है। चलिए -2 में आप माइनस के 2 को ऐड करेंगे तो माइनस के 4 बनेंगे। भाई देखो यहाँ -2 आया, यहाँ भी -2 आया, और यहाँ पे ये -2 गलत है, ये -2 भी गलत है, और यहाँ -4 मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन से सही है, ज़्यादा आगे आपको हल करने की नीड ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छठे प्रश्न में कहता है कि एफ एक्स मिला है कोस एक्स लॉग एक्स, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस में 1 अपॉन टू एफ एक्स बाई वाई प्लस में एफ एक्स इंटू वाई का मान पूछा गया है। तो देखो बच्चों एफ एक्स दे रखा है, आप एफ वाई भी इसके सहायता से लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा? कोस लॉग वाई मिल जाएगा। आप एफ एक्स को एफ वाई के साथ गुणा करेंगे तो हम इस वाले मान को डायरेक्ट यहाँ पे रख लें, तो देखो क्या क्या बनेगा? कोस लॉग एक्स इंटू में कोस लॉग वाई। ओके, फिर माइनस में है 1/2, हमने 1/2 लिखा। फिर एफ एक्स बाई वाई, तो जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर एक्स बाई वाई आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कोस लॉग एक्स बाई वाई बन जाएगा। ओके बच्चों, फिर क्या है? एफ एक्स इंटू वाई है, तो क्या हो जाएगा? कोस लॉग, और ये जो एक्स आ रहा है सवाल में, उस एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे भाई? एक्स इंटू वाई लिख देंगे, तो ये एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। ओके, अब इसको सरल करेंगे हम, तो एक कोस लॉग एक्स और इंटू में कोस लॉग वाई तो एज इट इज़ रहेगा। फिर -1/2 है, वो भी एज इट इज़ है। फिर कोस लॉग एक्स बाई वाई है, तो कोस तो ऐसे कैसे, और ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस में लॉग वाई। बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी है, एक्स बाई वाई को हम लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई लिख सकते हैं, और जब गुणा में हो तो उन्हें प्लस में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस log x और प्लस में log y। अब क्या करना है बच्चों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कोस में, कोस a माइनस बी
और प्लस में cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos a cos b। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ ले लेंगे। इस जगह पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर इसके लिए। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, आपको डाउट ना रहे इसके लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये cos log x और गुणा में है आपके पास cos log y माइनस में 1/2, और ये पूरा हो गया है 2। उसके बाद लिखना है cos a की जगह पर है आपके पास log x, तो यह जाएगा log x, और cos फिर है b की जगह पर आ रहा है log y, तो ये बन जाएगा log y। ओके, 2 से 2 कट जाएंगे। अब ये मान और ये मान सेम है, घटाने पर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है वो बी सही होगा, तो ये ब हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां 7th प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है पूर्णांकों की समुच्चय है जेड, उसमें परिभाषित संक्रिया स्टार जो इस प्रकार से है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड के अंतर्गत किसी अवयव का प्रतिलोम होगा। देखो सबसे पहले प्रतिलोम निकालने के लिए हमें चाहिए यहाँ से इसका तत्समक। तो सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे। तत्समक अवयव ई निकालोगे, जैसे ऊपर निकाला था आपके पास ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रतिलोम निकालने के लिए ए स्टार एक्स है, वो यहाँ पर x प्रतिलोम कहलाएगा a का। कब कहलाएगा, जब ये तत्समक अवयव 0 के साथ बराबर होगा। हम a स्टार x में संक्रिया लगाएंगे, यानी b की जगह x रखेंगे, तो हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस में ax इक्वल टू 0। आप इसे सरल करना चाहेंगे तो a इक्वल टू एक्स को दूसरे पक्ष में ले आओ और कॉमन ले लो आप, तो हो जाएगा a माइनस 1 का भाग दे दीजिए, तो a अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू एक्स। तो ये x की वैल्यू यानी प्रतिलोम मिल गया है हमें। किसी बिंदु a के लिए प्रतिलोम a अपॉन a माइनस 1 होगा। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है भाई, सवाल में भी लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये ध्यान देखिए, a अपॉन a माइनस 1 ये आपके पास 6 है, तो आपके पास आंसर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, यदि a एक वर्ग है, आव्यूह है और a माइनस 80 होगा। तो देखो एक वर्ग आव्यूह दे रखा हो तब a माइनस 80 एक विषम सममित आव्यूह होता है, और a प्लस 80 क्या होता है, ये सममित आव्यूह होता है। तो ये कैसा है, विषम सममित है। हम इन्हें इनके योग के रूप में भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है 1/2 a प्लस 80 ये तो सममित के लिए योग है, और 1/2 a माइनस 80 ये विषम के लिए है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आती है, दोनों का योग के रूप में भी लिखा जाता है। मान्य सूत्र है, हमने पढ़ा है पहले, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ से ऑप्शन बे सही होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 9वें में कहता है f(x) आपको दिया गया है, तो उसमें क्या पूछा गया है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे कोष्टक लगेगा f, उसके बाद बड़ा कोष्टक f, फिर मंझला कोष्टक और f(x) ऐसा लिखा हुआ है। यानी आपको फंक्शन को 2 बार सोल्व करना है, एक तो f फिर बड़ा कोष्टक और f, और ये आपके पास f(x) लिख रखा है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो x माइनस 3 और बटे में x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब आप इस वैल्यू को उठा के इस फंक्शन में x की जगह पुट करना, यहाँ भी रखना और यहाँ भी x की जगह पर x माइनस 3 बटे x प्लस 1 रखना, और जो भी मिलता है उसे सरल करके देखना, फिर जो मान मिलता है उसको एक बार फिर से यहाँ पुट करना। आप जब सरल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, x, यानी आंसर आ जाएगा a। आप सरल करके देखेंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको कराएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वें में कह रहा है एक मैट्रिक्स है जो कि आपके पास 3/2 क्रम की है, और एक अन्य मैट्रिक्स B है जो कि 3/3 क्रम की है। आगे क्या कह रहा है, यदि कह रहा है इसमें तो a प्लस बी का अस्तित्व है, यानी योग की बात कर रहा है। क्या योग हो सकता है इस कंडीशन में? योग होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान होना चाहिए, लेकिन क्रम समान नहीं है, दोनों में अलग अलग क्रम है, इसलिए योग संभव नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ए और बी का गुणा कब संभव होता है, जब पहली मैट्रिक्स, यहाँ ए पहली मैट्रिक्स है तो पहली मैट्रिक्स में यहाँ पर स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ए बी का अस्तित्व भी नहीं होगा। क्या बी ए का है? बिल्कुल, चेक करते हैं। बी ए में 3/3 और ये 3/2 है, 3 हटा देंगे हम, तो बिल्कुल यहाँ पर बी ए का अस्तित्व होगा। 11 क्वेश्चन देखें, कहता है यदि एक संबंध R1 है, वो R से R में परिभाषित है, और R1 किस प्रकार से है, ए का संबंध B के साथ है जब A छोटा है किसके साथ, B² से या फिर उसके बराबर है। तो संबंध R1 क्या होगा, देखो समतुल्य होने के लिए A <= A² होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है, इसलिए ये समतुल्य नहीं होगा। फिर कहता है सममित होने के लिए A <= B² है, वो B <= A² के साथ बराबर होना चाहिए, ये भी संभव नहीं है, तो ये आपके पास सममित भी नहीं है। और संक्रामक होने के लिए A <= B² और फिर B <= C² है, आपके पास ये आना चाहिए A <= C²। लेकिन आप जब इन रिलेशंस को देखेंगे तो ये कहता
कहता है a लेस देन c की पावर 4, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो यानी ना सममित है, ना समतुल्य है, ना संक्रामक है। तो इसका मतलब ये इनमें से कोई सा भी नहीं है, यानी ऑप्शन द आएगा। ओके, ये हमने नहीं बताया, या स है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12वें में क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं, वो गुणा में हैं और सामने है वो आपके पास एक स्तंभ मैट्रिक्स दी गई है। तब एक्स वाई का मान बताना है आपको क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। एक्स प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वाई को -1 के साथ में करेंगे तो -y बन जाएगा। तो ये पहली समीकरण बन जाएगी 2x प्लस में y और बराबर में सामने देखो कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसे करिए, इस स्तंभ के साथ में गुणा करोगे तो 4x और माइनस का x प्लस में y, तो ये बन जाएगा 3x और प्लस में y और बराबर में आपके पास कितना है 2। ठीक है, कितना है 2, तुलना करने पर तो आपके पास ये 2 समीकरण आ गई। आप इनको हल करेंगे तो x इक्वल टू आपको मिलेगा -1 और y इक्वल टू मिलेगा 5। पूछा गया दोनों का गुणा, आप -1 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास -5 आ जाएगा, यानी आंसर ए आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है यदि एक फलन f है वो 0 से पाई अंतराल से -1 से +1 के मध्य अंतराल में परिभाषित है। किस प्रकार से है कि f(x) इक्वल टू sin x है, तब फलन f कैसा होगा। तो देखो 0 से पाई में ना होकर के माइनस में π/2 से +π/2 देता, ये इस वाली में बात कर लेता हो, तो ये आपके पास देखो एक की और, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, इस प्रकार से देता तब तो हम बात कर लेते कि एक की आच्छादक होता, परंतु हमें तो बड़ा कोष्टक मिला ही नहीं, मंझला मिला है। इसका मतलब हमारे पास केवल 2 ही अवयव हैं। बच्चों ध्यान से समझना, हमारे पास प्रांत में केवल 2 ही अवयव हैं, तो हमें एक तो f0 की वैल्यू मिलेगी sin 0 इट मीन्स 0, और दूसरी f पाई की वैल्यू मिलेगी sin पाई की वैल्यू भी क्या होती है भाई 0। इसका मतलब है हमारे पास ये जो है 0 पाई एक सेट, और दूसरी तरफ आपके पास -1 से लेकर के +1 के तक के बीच में सभी मान आ जाएंगे भाई, ये बहुत सारे हैं, तो ये -1 से +1 तक का अनंत अवयव है यहाँ पे बीच में आपके पास। तो 0 का भी 0 से, पाई का भी 0 से रिलेशन बना। अभी इस फंक्शन को आप देखिए, ये एक की नहीं है, बहु एक की है। साथ में आच्छादक है क्या, नहीं है, केवल 0 के अलावा किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो ये आच्छादक भी नहीं है। तो ये एक की नहीं है, बहु एक की है, और आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। तो बहु एक की अंतरछेपी यानी ऑप्शन द सही होगा आपका। ठीक है, 14 जो प्रश्न है इसमें आ रहा है a² इक्वल टू 8a प्लस में ki, जहाँ a इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स मिली है और k का मान यहाँ पे पूछा गया है। आपको a मैट्रिक्स मिली है जो मिला है 0, 1, -1 और 7। ओके, अब आप यहाँ से किसको ज्ञात करेंगे, a² को ज्ञात करेंगे। जब a² को निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आपको -1, और 0, 1 को आप 1, 7 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 7। फिर -1, 7 को 0, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 0 और ये -7 हो जाएगा और साथ साथ 49 हो जाएंगे। ये a² है आपके पास। ओके, अब आपको इक्वेशंस दे रखी है, आप इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो a² इक्वल टू 8a और प्लस में ki है, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a² का मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो देखो a² की जगह पर हमारे पास मान हो जाएगा भाई, अभी निकाला है -1, 7, -7 और 49, और इक्वल टू में 8। ए से आपको 8 से गुणा करके लिखना है, तो 0, 8, -8 और 56 हो जाएंगे, 8, 7, 56। ठीक है, 7 से गुणा करते ही, और प्लस में आपके पास है ki, तो k और i की वैल्यू है वो होती है 1001, तो k से गुणा करेंगे तो k0 और 0k। ओके, अब आप यहाँ पे देखो दोनों पक्षों की तुलना कीजिए, उधर तो है -1 और यहाँ पे 0 प्लस में k, यहाँ 0 और k जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा k। तो एक जगह तो k का मान मिला -1, लेकिन यहीं पे नहीं देखना है और हल करके देखना है। देखो यहाँ पे है 49, दोनों को चेक करेंगे, यहाँ है 56 और यहाँ है k, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 56 प्लस में k। अब जब आप k की वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये माइनस में 7 मिलेगी। ओके, तो देखो k के 2 मान नहीं हो सकते कभी भी, k अद्वितीय होगा तो k के 2 मान सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है वो गलत है। इसलिए मैंने आपको ये कराया है, बताया है, ज़रूरी है आपको इसी समझाना कि ये प्रश्न गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पे आपके पास कोई सा भी आंसर नहीं होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे, यानी यहाँ पर k को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 15वें को। 15वां क्या है भाई, एक मैट्रिक्स A मिली है, तब a² का मान क्या होगा। भाई आप इस A को फिर से गुणा करेंगे A B C D के साथ में, तो जब गुणा करेंगे A गुणा होगा A के साथ में तो a² बन गया है, और फिर B गुणा होगा C के साथ तो BC बन गया है। ठीक है, लेकिन अगले वाले में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो ये सही है। ठीक है बच्चों, हमारा उद्देश्य है वो आपको जानकारी देना है सही, कोई गलती ना हो किसी प्रकार से। तो क्वेश्चन में मिस्टेक से हमने बताई है आपको कि 14 क्वेश्चन है वो ठीक नहीं है, ऐसे ही और आगे बात करने वाले हैं। अभी देखो 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। देख फलन f है वो n से b में परिभाषित है, लेकिन b को उसने बताया नहीं क्या है। यदि b आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसा है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय है, उस कंडीशन में तो हम बात करते हैं अलग तरीके से। और यदि b उसने डिफाइन नहीं किया है, मान लो b n के रूप में भी हो सकता है, पर उसने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो b को हम थोड़ी देर के लिए पूर्ण वर्ग संख्या के हिसाब से बता रहे हैं। अकेला b है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम किसी प्रकार के कोई फलन के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक एक की आच्छादक या बहु एक की, अंतरछेपी वगैरह ऐसे मान हैं वो प्रांत और सहप्रांतों के अकॉर्डिंग ही ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब तक b के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होगी हम नहीं बता पाएंगे। तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में माना है। उस कंडीशन में f(x = x² जो फलन है वो आपके पास कैसा होगा भाई, n में है तो नेगेटिव मांस होंगे नहीं, इसलिए एक एक ही होगा। और b पूर्ण वर्ग संख्याओं में है तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, तो उन सभी का संबंध बनेगा, तो ऐसा कोई अवयव आपके पास नहीं बचेगा, तो ये आच्छादक भी होगा। इस कंडीशन में आंसर ए आएगा। और यदि b आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या ना हो के कोई अन्य समुच्चय है, तो उस कंडीशन में ये आपके पास एक एक ही तो कहलाएगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा, अंतरछेपी होगा, यानी उस कंडीशन में आपके पास ऑप्शन से सही होगा। ठीक है, लेकिन मैंने पूर्णांक संख्या के अकॉर्डिंग बताया है तो वो ए होगा। और यदि पूर्णांक नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं बताया जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पास कैसा कहलाएगा, एक एक की अंतरछेपी कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 17वें को। 17वें में एक से आपके पास मैट्रिक्स ए मिली है और एक अन्य मैट्रिक्स बी मिली है। कह रहा है a² बराबर में b है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। भाई कुछ नहीं करना है आपको, मैट्रिक्स ए को a के साथ ही गुणा करके पता करना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप निकालेंगे यहाँ पे, और फिर आप जब इसे हल करेंगे तो एक तो d की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी, वो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस में d। ओके, और दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास इसमें कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी, एक इक्वेशंस रह जाती है, वो सेटिस्फाई नहीं करती है थर्ड नंबर की। आपके पास अल्फ़ा में यहाँ पे 4 समीकरणें बनेंगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी एक वहाँ पर, तो आप देख लेना कौन सा है। ठीक है, और अल्फ़ा = d इसमें कहीं पर है नहीं ये वाला ऑप्शन, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए मिली है और उसका गुणा हो रहा है अन्य मैट्रिक्स के साथ, बराबर में है 6 0 0 6 है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स ए को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसकी इन्वर्स को इधर गुणा कर देते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बी मान लेता हूँ, तो बी इन्वर्स इधर आ जाएगी, और ये जो भी मैट्रिक्स है 6 0 0 6। ठीक है, अब आप इसकी बी इन्वर्स को ज्ञात करना चाहेंगे, बी इन्वर्स कितनी आएगी, यहाँ से देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चाहिए इस बी का क्या, इस बी के लिए हमें सारणिक का मान चाहिए। सारणिक का मान आपके पास हल करने पर कितना आएगा, 6, तो हम इसमें 1/6 कर देंगे। और बाकी एडजेंट बी क्या मिलेगी, एडजेंट बी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, उनके स्थान बदल देंगे, पश्च विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदल देंगे, तो ये मान मिलेगा। आप जब बी इन्वर्स को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो आप यहाँ से 6 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, और 6 के साथ में 6 कट जाएगा, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आंसर बन जाएगी, जो कि ऑप्शन से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि 19 में कह रहा है कि यदि a एक वर्ग अवयव है तथा तब a ये क्या बनेगा, ये इसमें पूछ रहा है सममित है विषम सममित है। तो देखो पता करते हैं सममित है विषम सममित के लिए क्या करते हैं हम, A�transpose A के लिए हम इसकी ट्रांसपोज फिर से निकालेंगे, तो A�transpose के लिए हमारे पास ये वैल्यूज क्या बन जाएगी, A�transpose, और दूसरा क्या होगा, AT की भी ट्रांसपोज। तो देखो क्या हो जाएगा, A�transpose तो है एज इट इज, और A�transpose की भी ट्रांसपोज है वो A बन जाएगी, यानी वही मूल मैट्रिक्स हमको प्राप्त होती है। यदि ऐसा होता है तो मैट्रिक्स सममित कहलाती है, तो आंसर आपके पास A आ जाएगा। ओके, चलिए 20वें की हम बात करते हैं। कहता है यदि f है R से R में परिभाषित है, किस प्रकार से कि f(x = x³ है तब फलन f होगा। बुक का सीधा सा प्रश्न है, R से R में जब कभी भी परिभाषित होगा और x³ के रूप में या घात विषम में जब फंक्शन आएगा, फिर चाहे वो x है या x⁵ है, x⁵ है, x⁵ है, इन सभी प्रकार के फलन है वो सभी फलन एक एक की आच्छादक कहलाते हैं। से ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो बच्चों ये था वीडियो, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आप इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय।